नमस्कार, जय हिंद और जय तो भारत। दोस्तों, शून्यकाल का शून्य लाभ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मानसिकता पे जिसने 29 जुलाई 1946 को ये कहा था, आई हैव आइदर डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। और वो मानसिकता जो बची खुची रह गई है भारत में, उसका ये कहना है कि आइदर आई विल रूल इंडिया और आई विल रूइन इंडिया। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था 29 जुलाई 1946 को, जब कैबिनेट मिशन जो है सो कि फेल हो गया था उसका प्रपोजल। और उसके बाद उसने कहा था कि तुमको युद्ध चाहिए तो मैं तुमको युद्ध दूंगा, और मैं या तो कि बटा हुआ भारत लूँगा या बर्बाद भारत देखूंगा। उस समय कांग्रेस के जो 5 लोग गए थे, कृपलानी साहब थे, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, मेरे ख्याल से राजा जी भी थे, वो लोग गए थे। तो उन लोगों ने वो प्रस्ताव बंटवारे का स्वीकार कर लिया था। और बहुत सालों बाद बीबीसी के एक पत्रकार ने जब नेहरू जी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा था कि हम लोग थक गए थे लड़ते लड़ते, अब हमें थोड़ा सत्ता सुख भी भोगना था, तो हमने बंटवारे का प्रपोजल स्वीकार कर लिया। ठीक है, आपको सत्ता सुख भोगना था। एक तरफ पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना। ग्रेट। लेकिन जो आपके वंशज हैं उनको तो यही लगा कि हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है भारत पे राज करने का। ये देखिए कि 80 साल हो गए भारत को स्वतंत्र हुए, और 80 साल में लगभग 60-62 साल कांग्रेस ने शासन किया है इस देश पर। ये शायद पहला अवसर है जब कांग्रेस 10 सालों से सत्ता से बाहर है, और विधि का विधान अगर यही रहा तो शायद 15 साल भी हो जाए सत्ता से बाहर रहते हुए उनको। बात मूलतः यह है कि जिस तरह की हरकतें हैं कांग्रेस के हेयर अपेरेंट राहुल गांधी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं, उसको देख करके तो मुझे यही लगता है कि जिन्ना की आत्मा इनमें घुस गई है। जिन्ना ने कहा था कि अदर आई हैव डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया, और इनके कार्यकलापों से, इनकी बातों से यही लगता है कि अदर आई विल रूइन इंडिया और आई विल रूल इंडिया। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे न्याय यात्रा हो, चाहे SIR पे उनके वो हों, देखते हैं। मैं ज़्यादा पीछे तक तो नहीं जाऊंगा और उनकी पूरी राजनीतिक जीवन की हिस्ट्री तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन कुछ कुछ प्रमुख बातें जो मुझे मेरे ध्यान में आ रही हैं कि कैसे उनकी ये हरकतें जो हैं बतलाती हैं कि आइदर आई विल रूल इंडिया और आई विल रूइन इंडिया। 2004 में पहली बार सांसद बन के आए, 2 टर्म मज़े से गुजरे उनके कि हाँ भाई कांग्रेस का ही शासन है, और आप जैसा कि आराम से अनुभव लीजिए, कोई पोर्टफोलियो नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सत्ता सुख भोगिए। फिर आया 2014। उस दौरान भी उन्होंने कुछ कुछ ऐसे बातें बोली, जैसे कि एक था उसमें कि स्केप वेलोसिटी वाला उनका बयान था, और फिर एक ये भी था कि जो अर्णव गोस्वामी को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें ये बोला था उन्होंने कि 84 और 2002 में प्रमुख अंतर यह है कि 84 के दंगों में सरकार और कांग्रेस शामिल नहीं थी, लेकिन 2002 के दंगों में बीजेपी और सरकार शामिल थी। पता नहीं उनको किसने बताया नहीं शायद कि HKL भगत, जगदीश टाइटलर,
ये सब कांग्रेस के ही लोग थे जिनको कि सजा भी हुई। खैर, इसके वेलोसिटी वाली बात रही। फिर जातिगत जनगणना, जब गरीबी की बात हो तो पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ माइंड। एक वर्ग विशेष को हमेशा टारगेट करना, पितृसत्ता, ब्राह्मणवाद, हिंदुत्ववादी, हमें हिंदुओं से दिक्कत नहीं है, हिंदुत्ववादियों से दिक्कत है। यही नहीं, देश से बाहर जाकर के देश के बारे में अनाप शनाप उल्टा सीधा कुछ भी बोलना, कुछ भी पकना। जैसे कि उन्होंने जो है सो कि लंदन में 2022 में कहा था, वो भी आश्चर्य की बात यह है कि वो कॉन्क्लेव था आइडिया ऑफ इंडिया, और उसमें आपका आइडिया ऑफ इंडिया ये कहता है कि पूरे देश में बीजेपी ने केरोसिन छिड़क दिया है। बस एक तिली दिखाने की देर है। मुझे ये नहीं पता कि किसने केरोसिन छिड़का है, लेकिन आपने तिली लगाने का बहुत प्रयास किया है। आग लगाने का प्रयास दिख रहा है कैम्ब्रिज एनालिटिका का डाटा लेकर के। ऑलरेडी इस देश में जहाँ की हर व्यक्ति जो है कास्ट पे, क्रीड पे, लैंग्वेज पे, रिलीजन पे, रीजन पे बटा हुआ है, आप उस फॉल्ट लाइन को और बड़ा करने का प्रयास करते जा रहे हैं। आप जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उसमें आपके साथ पास्टर घूमते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपके साथ पास्टर घूमते हैं, लेकिन वो पास्टर घूमता है जिसने ये बोला है कि मैं नंगे पाँव इसलिए नहीं चलता हूँ क्योंकि ये भारत माता गंदी है। आप उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं या उस व्यक्ति को और ऊपर ले जाते हैं जो बोटी बोटी काटने की धमकी देता है इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। आप न्याय यात्रा करते हैं, आपकी बात होती है हम 90% आरक्षण देंगे, आपकी बात होती है हम संपत्ति का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वस्तुतः आज के डेट में कांग्रेस जो है वो नई मुस्लिम लीग बन गई है। इस 15 अगस्त को हमने देखा, आपका हमारा वाला वर्जन बजेगा वंदे मातरम का। मुझे नहीं ध्यान आता है, हालांकि इसके पहले भी मैं बोला हूँ कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, वो एक छतरी थी जिसके तले आकर के लोग आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग दिया। मुझे नहीं याद आता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी कभी थे, रह भी होंगे, लेकिन आपने तो नहीं लिखा था वंदे मातरम। तो ये आपका वाला वर्जन क्या? अभी भी समय है। अगर आप इस सोच से बाहर नहीं आते हैं तो हो सकता है सत्ता सुख पाना तो दूर रहा, आप एलओपी भी नहीं रह पाएंगे। ये जो दिमाग में घुसा हुआ है ना कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इस देश पे शासन करना, ये जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा रहेगा, इस देश के लिए भी, पार्टी के लिए भी और आपके लिए भी। अब राहुल गांधी का 56 वर्ष की अवस्था में आने के बाद भी अगर वो युवा नेता हैं तो ठीक है, वो माने अपने आप को युवा नेता, लेकिन उनकी हरकतों से मुझे यही लगता है, और मतलब ऐसा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी हरकतों से मुझे यही लगता है कि जिन्ना की आत्मा उनमें घुस गई है। और मुझे वही याद आया कि अदर आई विल हैव डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। सेम वे राहुल गांधी की हरकतें ये बताती हैं कि अदर ही इज डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चयी हो चुके हैं इस बात को लेकर के कि या तो मैं शासन करूंगा इस देश पे या इस देश को बर्बाद करूंगा।
अभी भी समय है। अगर वो नहीं चेतते हैं तो मतदाता तो जागरूक हो ही रहा है और मतदाता देख रहा है। मतलब एक चीज़ ये तय है कि मुझे इस देश की जनता की प्रज्ञा पे पूरा भरोसा है। 1952 में पहला चुनाव हुआ था और 1952 से लेकर के 2024 में जो अंतिम चुनाव हुआ केंद्र का, साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ी। तो इस देश का मतदाता जब साक्षर नहीं भी था तब भी उसने देश काल परिस्थिति के हिसाब से सोच समझ के ही अपना मत का प्रयोग किया और सही लोगों को चुना। वो चाहे कोई भी रहा हो, अगर इस देश के मतदाता ने चुना है तो उसने सही चुना है। तो मुझे इस देश के मतदाता की प्रज्ञा पे पूरा विश्वास है और इसी कारण से मैं ये कहता हूँ कि यू विल रूल इंडिया नॉर यू विल रूइन इंडिया। खैर, ये ऐसी बात है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इस पे जितना भी कह लिया जाए कुछ न कुछ छूटा ही रह जाएगा। आज के दिन जो एक प्रमुख बात इतिहास की मुझे दृष्टिगत हुई, जो मुझे नज़र आई, वो ये था कि वो ये है कि आज ही 4 साल के जर्मन शासन के बाद पेरिस लिबरेटेड हुआ था 25 अगस्त 1944 को। वो जर्मन जनरल डाइट्रिक वो जर्मन प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता होगा, उन्होंने सरेंडर किया था। और सरेंडर करना तो एक मार्क करने वाली बात थी ही। शायद द्वितीय विश्व युद्ध में डेजर्ट फॉक्स रोमेल के बाद पहली बार किसी जर्मन जनरल ने हिटलर की बात को उठाया था। हिटलर ने बोला था कि तुम पीछे हटते आओ और शहर के सारे प्रमुख स्थलों में आग लगाते जाओ, बर्बाद करते जाओ। लूव्र को बर्बाद कर दो, मोमार्थ को बर्बाद कर दो, नोत्र दाम को बर्बाद कर दो, प्लास सैं मिशेल है, अच्छे अच्छे सुंदर भवन है वहाँ पे। तो पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स ऐसे ही नहीं कहते हैं। उसने सरेंडर किया एंड ही रिफ्यूज टू डिस्ट्रॉय द सिटी। खैर, इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद और हर हर महादेव।